हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम अमर उजाला फ्रंट पेज की मुख्य खबरें, वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरें और खेल जगत की कुछ खबरें और कारोबार जगत की कुछ खबरें और आपके सामने रखते हैं। जो हमारा मुख्य विषय रहता है एडिटोरियल एनालिसिस। तो यह सेशन यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी अमर उजाला न्यूज़पेपर की जो फ्रंट पेज की खबर आज बनी है वो है, भाजपा के लिए अडानी मामले पर कुछ भी छिपाने और डरने लायक नहीं। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो भाजपा की एक तरह से हम कह सकते हैं, भाजपा और अडानी मामला आजकल बहुत सुर्खियों में आ रहा है, जिसमें कि भाजपा पार्टी और अडानी के जो संबंध हैं उनकी मिली भगत की बात एक तरह से विपक्ष ने कही है कि सरकार ने कह सकते हैं कि एक तरह से उसे अनैतिक रूप से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से इस पर टिप्पणी करते हुए जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए जो अडानी मामला है उस पर कुछ भी छिपाने और डरने लायक बात नहीं है। तो और फिर उन्होंने अपने वक्तव्य में आगे कहते हुए कहा है कि अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है तो वे कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अपना वक्तव्य इस प्रकार का दिया है और कहते हुए कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने कोई भी चुनौती या प्रतिस्पर्धा नहीं है। देश की जनता पूरे दिल से पीएम मोदी के साथ है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं और उसके लिए हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं लगातार राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की बात जो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। और इसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट हेडलाइन है उसकी तरफ आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन बनी है वो है, थोक महंगाई जनवरी में घटकर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंची। जो हम कह सकते हैं एक तरह से इस बार जो थोक महंगाई है वो घटकर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि पहले ये 4.83% थी, लेकिन अब यह 4.73% पर आ गई है। वहीं इससे ईंधन बिजली की कीमतों में कमी भी आई है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में कहा है कि खनिज तेल, रसायन, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व कपड़ा के दाम घटने की वजह से थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। तो इस प्रकार की जो बात एक तरह से हम कह सकते हैं थोक महंगाई में देखने को मिल रही है। और इसके बाद वहीं जो हमारी फ्रंट पेज की नेक्स्ट मुख्य हेडलाइन बन रही है वो है कि जो कानपुर देहात है वहाँ पर एक तरह से एक मंडोली कांड हुआ है, जिसमें कि एक जो मैं आपको बता दूं, एक माँ बेटी है जो कि जलकर मरने का मामला, जिसमें झोपड़ी में जिंदा जलने का मामला एक तरह से सामने आया है। तो उसी के चलते जो एसडीएम है वहाँ की, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और लेखपाल व जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आती है वो है अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन जो पहली हेडलाइन है वो है कि चीन के ऊपर कोई अमेरिकी गुब्बारा नहीं, वाइट हाउस। जो जैसे कि मैंने पिछले 1-2 दिन पहले भी चीनी गुब्बारे का जिक्र करते हुए बताया था कि अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र में करीबन 2 वस्तुओं को मार गिराया है,
तो वहीं आज अमेरिका ने 3 वस्तुओं को मार गिराने की बात कही है, जिसमें कि चीन ने पलटवार करते हुए इस बात के ऊपर कहा है कि अमेरिका की तरफ से भी हमारे जो हवाई क्षेत्र है उसमें भी गुब्बारे जैसी प्रतीत होने वाली चीज़ें दिखाई दी हैं। तो वहीं अमेरिका ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि चीन के ऊपर कोई अमेरिकी गुब्बारा नहीं है, और इस प्रकार की जो बात जॉन किर्बी ने कही है और वही है अंतर्राष्ट्रीय खबर की सुर्खी भी बना हुआ है, और जिसके ऊपर मैंने आपके सामने एक एडिटोरियल एनालिसिस भी रखी थी, तो वह भी आप उसे भी एक बार सुन सकते हैं और या पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर की दूसरी हेडलाइन है वह है अमेरिका में 2024 चुनाव के लिए हेली दावेदार। जो अमेरिका में 2024 का चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति के लिए जो एक तरह से दावेदारी की जाएगी, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में जो नज़र आ रही हैं वो भारतवंशी एक तरह से कह सकते हैं कि निक्की हेली हैं, जो कि दावेदार मानी जा रही हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निक्की हेली के बारे में बता दूं आपको मैं, निक्की हेली जो हैं वे अमेरिकी नेता हैं एक तरह से, और वे 2 बार साउथ कैरोलिना राज्य की गवर्नर भी रह चुकी हैं, और उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से, वो है IMF पैकेज के बदले टैक्स बढ़ाने की तैयारी में पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों पर जो IMF की शर्तें हैं उन्हें पूरी करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि IMF ने, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है, और अर्जी भी डाली थी पाकिस्तान ने IMF में कि उसे इतने रुपए का कर्ज चाहिए, तो जिसे कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है और पिछले उसके हम कह सकते हैं एक तरह से कि पिछले उसके आर्थिक हालातों को देखते हुए IMF ने इनकार कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तान ने अब क्या किया है, पाकिस्तान ने अपने ही देश के लोगों पर एक तरह से बिजली बिल बढ़ाने की एक तरह से कवायद शुरू कर दी है, जिसमें कि पाकिस्तान ने 3 रुपये कुछ पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसमें कि पाकिस्तान 170 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने जा रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने देश के लोगों पर एक तरह से भार बढ़ाने का एक जो पाकिस्तान का प्रयास है वो पाकिस्तान करने जा रहा है, और यानी कि हम कह सकते हैं कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए। वहीं हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है कि जो अभी तुर्की में भूकंप आया था, जिसके ऊपर मैंने एक एडिटोरियल एनालिसिस भी आपके सामने रखी थी, वहीं उसमें जो मृतकों की संख्या है 37,000 से ऊपर अभी तक पहुंच गई है, और वहीं 198 घंटे बाद अब भी लोग जीवित निकल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बात सामने आ रही है, और चमत्कारिक रूप से बचाए गए लोगों में 17 वर्षीय मोहम्मद एनस यानीनार और उसका भाई 21 वर्षीय यानीनार व 18 वर्षीय मोहम्मद कैफर शामिल है। और इस प्रकार से भारत की तरफ से भी इसमें ऑपरेशन दोस्त निरंतर चलाया जा रहा है, जिसमें कि 250 से ज़्यादा भारत की तरफ से लोग भेजे गए हैं, और 30 बेड के 2 अस्पताल भी भारत ने वहाँ पर बनाने का एक तरह से प्रयास किया है, और निरंतर राहत सामग्री भारत के द्वारा वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। वहीं इसके बाद हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो नेक्स्ट हेडलाइन है वह है
कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने कहा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, और वहीं उस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में हिंदी भाषा के समर्थकों से मिलने का इंतज़ार, और वहीं वह दुनिया भर के हिंदी समर्थकों से मिलने के लिए उत्सुक बने हुए हैं। वहीं बीते साल दिसंबर में नई सरकार के गठन के बाद जयशंकर की यह पहली फिजी यात्रा है, और इस दौरान उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए शिक्षा मंत्री असरी राठौड़ का धन्यवाद किया। और विदेश मंत्री जयशंकर के 3 दिवसीय फिजी प्रवास के दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय बैठकों की उम्मीद की जा रही है। तो इस प्रकार की ये जो घटना है मैंने आपके सामने रखी। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर आती है वो है खेल जगत की खबर की तरफ से। खेल जगत की जो हमारी खबर है, वहीं महिला T20 विश्व कप जो निरंतर अभी जिसका आगाज़ हुआ था तो वो चल रहा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो महिला क्रिकेटर हैं उप कप्तान हैं, और हरमनप्रीत हैं जो कप्तान हैं, और उप कप्तान हमारी स्मृति मंधाना है। तो उनकी जो उप कप्तान है स्मृति मंधाना, उनकी सबसे अधिक बोली लगी थी, और अन्य क्रिकेटरों की भी बोली लगी थी, जिसमें कि उन्हें करोड़ों के पैकेज मिले हैं। तो इस पर एक लेख जो खेल जगत की तरफ से आया है वह है कि मंधाना की वापसी से विंडीज के खिलाफ पलड़ा भारी, और वहीं भारतीय गेंदबाजों को लय में करनी होगी वापसी। तो इस प्रकार की जो हेडलाइन हमारी खेल जगत की तरफ से आ रही है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से एक हेडलाइन आ रही है वो है दूसरी कि दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 63 साल से अवैध है टीम इंडिया का किला। तो जो जैसे कि नागपुर टेस्ट की बात हम करेंगे तो नागपुर टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैच जो हुआ है उसमें नागपुर की तरह ऑस्ट्रेलिया को अरुण जेटली स्टेडियम के पिच पर भी स्पिन के चक्रव्यूह से निपटना होगा। तो इस प्रकार का जो लेख लिखा गया है खेल जगत की तरफ से। और वहीं जिसमें कि 7 विकेट नाथन लियोन ने यहाँ 2012-13 के टेस्ट की पहली पारी में 94 रन देकर लिए थे। वहीं 7 विकेट अश्विन ने 2012-13 के टेस्ट में लिए थे। इतने ही विकेट जडेजा ने भी हासिल किए थे। वहीं इसके बाद एक जो खेल जगत की तरफ से बड़ी दुखद खबर हमारे सामने आ रही है कि फुटबॉल खेलते समय बेल्जियम की जो द्वितीय श्रेणी की लीग में खेलते हुए जो विकेल सपोर्ट टीम बी टीम के 25 साल के गोलकीपर जिनका नाम है कि आर्ने स्पील ने मैच के दौरान एक पेनल्टी बचाई, लेकिन उसके बाद वह मैदान पर गिर गए। तो जो गोलकीपर है आर्ने स्पील, यह बहुत ही दुखद खबर हमारे सामने आ रही है, जिसमें कि आर्ने स्पील गोलकीपिंग कर रहे थे और गोलकीपिंग में उन्होंने जैसे ही एक पेनल्टी को होने से बचाया, तो वहीं जब पेनल्टी होने से बचाया और वो गिर गए तो पेनल्टी को बचाने में उसके बाद जब वो दोबारा से उठ खड़े हुए उसके तुरंत बाद फिर दोबारा से गिर गए और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। तो यह खेल जगत की तरफ से हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर है। और इसके बाद हम आते हैं अपनी जो कारोबार जगत की खबर की तरफ। हमारी जो कारोबार जगत की खबर में जो CBIC चेयरमैन ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों की करनी होगी पहचान जहां बिना रसीद बिक रहे सामान। तो B2B व्यवसाय चिंता का विषय है और GST के मोर्चे पर हो रहा भारी नुकसान, इस प्रकार का लेख उन्होंने लिखा है। आगे लिखते हुए माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। और आगे इस पर जो अमर उजाला में लिखा गया है वो है कि 1.50 लाख करोड़ रुपए का मासिक GST संग्रह अब सामान्य बात हो गई है। और वहीं इसमें जो कारोबार जगत की जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी बन रही है वो है
कि थोक महंगाई दर लगातार 8वें माह घटी पर खाद्य वस्तुओं में रही तेजी। वहीं जो थोक महंगाई है वो लगातार 8वें माह घट गई है और जिसमें कि 4% के आसपास रहने का अनुमान बताया जा रहा है थोक मुद्रास्फीति में। और जिसमें कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आलू जिसमें कि दिसंबर में 22.38%, वहीं जनवरी में 9.78% है। अंडा मांस मछली 3.34%, वहीं जनवरी में 2.23% है। वहीं अनाज 14.00%, वहीं जनवरी में 15.46% है। वहीं तो इस प्रकार के आंकड़े थोक महंगाई के लगातार 8वें माह घटने पर दिए गए हैं। और इसके बाद हम जो आते हैं अपनी कारोबार जगत की खबर के बाद हम आते हैं अपनी देश विदेश की खबर की ओर। देश विदेश की खबर में जैसे कि हमारी जो अमित शाह जी है केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि PFI जो कि एक तरह से एक आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया गया है और उसकी निरंतर संलिप्तता नज़र आ रही थी, जिसमें कि उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि आतंकी घटनाओं को एक तरह से अंजाम देने का एक प्रयास भी हम कह सकते हैं, या उसमें गतिविधियां उसकी शामिल होने की बात निरंतर सामने आ रही थी। तो इसलिए कट्टरता जो फैला रहा था PFI, और इसलिए जो अमित शाह जी हैं उन्होंने कहा है कि इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और समय रहते ही उन्होंने इस कार्य को कर दिया है। तो इसलिए इसके लिए वे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे जो संगठन होते हैं इन पर समय रहते ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वही हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन देश विदेश की बन रही है वो है कि एरो इंडिया जो एरो इंडिया स्पेस की तरफ से शो किया गया है, जिसमें कि रक्षा क्षेत्र में भारत की तरफ से जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, रक्षा क्षेत्र के निर्यात से जुड़े हुए जो उपकरण होते हैं तो उनके निर्यात में भारत एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें कि 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर अभी तक साइन किए गए हैं, जिसमें 50,000 करोड़ पर जल्द सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। और भारत ने भी जिसमें 83 तेजस विमान खरीदे हैं। और वहीं इस शो में अमेरिकी बम वर्षक B-1B लांसर का जलवा भी रहा है। और वहीं HAL ने लड़ाकू विमान पर जो एक तरह से हनुमान जी की तस्वीर उस पर एक तरह से चित्रित की थी, जो बनाई थी उस लड़ाकू विमान पर, तो उसे भी HAL ने अभी तक उस विमान से हनुमान जी की जो तस्वीर है उसे हटा दिया है। और वहीं इसके बाद जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उन्होंने विभिन्न देशों के रक्षा जो मंत्री हैं उनके सम्मेलन में कहा है कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि भारत सहायता की ज़रूरत वाले देशों को उपदेश या पूर्व निर्धारित समाधान देने में विश्वास नहीं रखता है। भारत अपने सहयोगी देशों की क्षमता निर्माण का समर्थन करता है ताकि वे खुद अपनी नीति तय कर सकें। तो इस प्रकार की बात बंगलुरु में चल रहे एयर इंडिया 2023 में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। वहीं जो हमारे देश विदेश की खबर की तरफ से हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है वो है कि साइबर अपराधियों ने एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी मुख्य वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसमें जिसमें कि इसरो की वेबसाइट भी है और महत्वपूर्ण हमारी जो वेबसाइट्स हैं जो देश की, जैसे कि इसरो की वेबसाइट मैंने बताई है, और भी अन्य वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट है और PM इंडिया भी है जिसमें, और DRDO की वेबसाइट्स है। उसमें एक तरह से सेंध लगाने का
प्रयास किया है और जिसमें कि उन्होंने बहुत सा डाटा भी चुरा लिया है। तो इस प्रकार की घटना जो हमारे सामने आ रही है और भारत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इस प्रकार से हमें इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं इसके बाद हम आते हैं अपनी जो हमारी महत्वपूर्ण एडिटोरियल एनालिसिस हम निरंतर आपके सामने रखते हैं, उस एनालिसिस को आपके सामने रखते हुए हम आपके सामने जो संपादक हैं उनकी लेखनी का एक तरह से विवरण आपके सामने रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि संपादक की जो एक तरह से सोच है किसी विषय पर, उसको हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो है त्रिपुरा का त्रिकोण। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार कई बार 75 से ज़्यादा दौरे त्रिपुरा में अभी तक कर दिए हैं, जिसमें कि विधानसभा चुनाव वहाँ पर होने वाले भी हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यात्राएं प्रधानमंत्री जी की अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कि संपादक ने लिखते हुए कहा है कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जहां सत्तारूढ़ भाजपा IPFT गठबंधन से मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। तो TTAADC के चुनाव में दबदबा कायम करने वाले नवगठित त्रिपुरा मोथा ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं इसके बाद जो संपादक है वो लिखते हुए कहता है कि दरअसल 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने माकपा के गढ़ त्रिपुरा में मानिक सरकार के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उससे पहले कई दशकों तक त्रिपुरा में माकपा की अगुवाई वाला वाम मोर्चा और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लेकिन इस बार दोनों ने गठबंधन कर लिया है। वहीं आगे लिखते हुए लेखक कहता है कि भाजपा का इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT के साथ गठबंधन है। ये तो 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में पड़ोसी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन उसके बजाय इस बार चर्चा टिपरा मोथा नामक आदिवासी संगठन की है, जिसकी स्थापना पूर्व राज परिवार के प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने की है। टिपरा मोथा ने भाजपा IPFT गठबंधन तथा माकपा कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर मुकाबले को त्रिकोण बना दिया है। और इस प्रकार आगे लेखक लिखते हुए कहता है कि जहाँ तक भाजपा की बात है तो उसने चुनाव से करीब 9 महीने पहले पिछले साल मई में बिप्लब कुमार देव को हटाकर माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता विरोधी रुझान को कम करने की एक तरह से कोशिश की है। और वहीं भाजपा शासित राज्यों में सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं, ऐसा लेखक ने लिखने का प्रयास किया है या कहने का प्रयास किया है। और उन्होंने आगे कहा है कि जिन्होंने सोमवार को एक रैली में डबल इंजन की बात को तो दोहराई और माकपा कांग्रेस गठबंधन पर कटाक्ष भी किया है कि केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती। यदि कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस के गठबंधन को देखा जाए तो माकपा ने कांग्रेस को 13 सीटें देकर बड़ा दिल दिखाया है। और इस प्रकार से आगे लेखक अंत में लिखते हुए कहता है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि टिपरा मोथा की मौजूदगी 2 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों को कितना और कैसे प्रभावित करती है, जिसकी नज़र खास तौर से त्रिपुरा की 20 आदिवासी सीटों पर है। और इसके बाद ही हम आते हैं तो एक त्रिपुरा का जो त्रिकोण मैंने आपके सामने एक तरह से रखा है। वहीं इस एनालिसिस के बाद हम आते हैं अपनी जो पाकिस्तान में हिंदू सिख निशाने पर क्यों हैं। तो इसके बारे में एक लेख लिखा गया है हमारे जो बलबीर पुंज जी ने, जो कि लेखक है एक तरह से राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने इस पर एक तरह से लेख लिखा है। तो उन्होंने लेख को लिखते हुए कहा है कि विगत 7 फरवरी को 190 पाकिस्तानी हिंदुओं को एक तरह से एक घटना मैं आपको बता दूं, एक घटना हुई है जिसमें कि 190 जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो
भारत में किसी धर्म कर्म के कार्य के कारण आना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो उनका भारत आने का जो उनका मंतव्य है उसे पूरा न करते हुए कहा है कि उन्हें रोक दिया है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। और रोकते हुए उन्हें कहा है कि आप भारत नहीं जा सकते, क्योंकि किसी तरह से पाकिस्तान ने उनके सामने हम कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो भारत में आकर यहाँ पर बस जाने का एक तरह से प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में निरंतर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं और ऐसी कुछ घटनाएं भी सामने निरंतर आती रही हैं। तो जिस पर लेखक ने लिखते हुए कहा है कि जिसने सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या वह वहाँ के अल्पसंख्यकों के सफाई की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात उन्होंने कही है। और आगे लिखते हुए लेखक कह रहा है कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू सिख वहाँ की कुल आबादी के 15-16% थे। यानी कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख थे वो करीबन 15 से 16% उनकी जो लगभग आबादी थी, लेकिन अब जो कि करीबन 2% ही रह गई है। तो कितनी कम आबादी एक तरह से हम देख सकते हैं पाकिस्तान में रह गई है। वहीं लेखक ने आगे लिखते हुए कहा है कि जो अपने बच्चे महिलाओं सहित तीर्थ यात्रा हेतु वैध वीज़ा के साथ भारत आने के लिए वाघ सीमा पहुंचे थे, किंतु पाकिस्तानी आव्रजन प्राधिकरण ने उन्हें कहकर आने नहीं दिया कि वे इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाए कि वे भारत क्यों जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने इस प्रकार की दलील उनके सामने रखी है। और आखिर पाकिस्तानी अधिकारी किस बात से आशंकित थे? क्या पाकिस्तान में हिंदू सिख अफगानिस्तान जैसी नियति से गुजर रहे हैं? तो इस प्रकार की चिंता एक तरह से लेखक ने जाहिर की है। वहीं लेखक ने आगे लिखते हुए कहा है कि जैसे कि 25 सितंबर 2022 को 55 अफगान हिंदुओं सिखों का अंतिम जत्था मजहबी यातनाओं से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ गया था। वर्तमान अफगानिस्तान, तो एक तरह से अफगानिस्तान की घटना को सामने रखते हुए कहा है कि जैसे 25 सितंबर 2022 को 55 अफगान हिंदुओं सिखों का अंतिम जत्था मजहबी यातनाओं से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ गया था, तो उसी प्रकार की ये घटना हम को देखने का प्रयास लेखक कर रहा है। और वहीं उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है कि यहाँ हिंदुओं का जघन्य 1989 और 91 का वृत्तांत जन्मशताब्दी में अब भी ताज़ा है। तब जिहादियों ने स्थानीय मीडिया लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसक अमानवीय उपक्रम चलाया था। तो कश्मीर के बारे में लिखते हुए कहा, ऐसी बात लेखक कह रहा है। और आगे जो पाकिस्तान मानव अधिकार आयोग है उसकी बात लिखते हुए जो लेखक कह रहा है कि ए ब्रीच ऑफ फेथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ आर बिलीफ इन 2021-22 नामक रिपोर्ट का हवाला एक तरह से लेखक ने लिया है, जिसमें कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसमें अकेले वर्ष 2021 में जबरन मतांतरण की 60 घटनाओं का उल्लेख है, जिसमें से 70% पीड़ित हिंदू नाबालिग थी। ऐसी अधिकतर घटनाएं सिंध के थारपाकर, उमरकोट और घोट के क्षेत्रों में हुई, जहाँ की आबादी में लगभग आधा हिस्सा हिंदुओं का है। पाकिस्तान में यह चित्रण न ही किसी प्रतिकार का परिणाम है और न ही रातों रात जनित। विभाजन के समय पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, जब विभाजन हुआ था तो 15-16% आबादी थी हिंदू सिखों की पाकिस्तान में, और अब 2% रह गई है केवल। और अभी जो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या है वो 21 से 22 करोड़ है। यदि विभाजन के समय के पाकिस्तानी हिंदू सिख अनुपात को आधार बनाएं तो वहाँ आज हिंदू सिखों की जो आबादी है कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन 2017 के पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 45 लाख है।
तो जो हिंदू सिख पाकिस्तान में इस समय है वो 45 लाख के करीब है, जबकि जनसंख्या हमारे हिंदू सिखों की वहाँ पर 3 करोड़ के करीब होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद आगे लेखक लिखते हुए कहता है कि यह ठीक है कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में जो वहाँ के प्रधानमंत्री सबसे पहले बने थे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि पाकिस्तान में हर व्यक्ति मंदिर और मस्जिद या फिर किसी अन्य पूजा स्थल में जाने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन अप्रैल 1950 के नेहरू लियाकत समझौते में भारत के साथ पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने के साथ उनकी संस्कृति और संपत्ति आदि की सुरक्षा करने की पर प्रतिबद्धता जताई थी। किंतु पाकिस्तान की ओर से यह बहुलतावादी उद्घोषणाएं उसके 2 राष्ट्र सिद्धांत प्रदत्त विषाक्त चिंतन का प्रतिरोध है। एक तरह से जो लेखक कहने का प्रयास कर रहा है कि जो कुछ प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था पाकिस्तान के शुरुआत में, तो लेकिन उसके बाद से ऐसी कुछ देखने में नहीं आ रहा है या ऐसी कोई घटना सामने में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में हिंदू सिखों का को जो अन्य जो उसके देशवासी हैं उसके समान अधिकार मिले हों। तो इस प्रकार आगे एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लेखक कहता है कि वर्ष 2021 में इस निंदा कानूनों के अंतर्गत 585 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। वहीं गत 11 फरवरी को ननकाना साहिब में मोहम्मद वारिस नामक व्यक्ति को इस निंदा के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे सैकड़ों की उन्मादी भीड़ ने थाने पर हमला करके बाहर निकाला और पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इतने से ही मन नहीं भरा था उनका, तो शव को सड़क पर घसीटा गया ताकि लोग उस पर पत्थर अंडे फेंक सकें। यही नहीं, बीती 3 फरवरी को कराची में तहरीक-ए-लैबाक पाकिस्तान के लोगों ने पहले से प्रताड़ित अहमदिया मुस्लिमों की मस्जिद पर हमला किया। इससे पहले 30 जनवरी को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 100 से अधिक मुस्लिमों को बम धमाका करके मार डाला था। तो इस प्रकार की जो निरंतर घटनाएं पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। वहीं एक आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में वर्ष 2010 से 2018 में सुन्नी मुस्लिम 4,847 शिया मुस्लिमों की हत्या कर चुके हैं। ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं 1987 से 2007 में भी हुई थी। कई अन्य इस्लामी देश भी इस प्रकार के दीनी संघर्ष में दो चार हैं। और आगे लिखते हुए लेखक कहता है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। क्या कारण है कि एक मोहम्मद अखलाक की निंदनीय हत्या हफ्तों तक वैश्विक सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनती है, पर दशकों से प्राचीन संस्कृति के ध्वज वाहकों को के हो रहे नरसंहार पर चर्चा तक नहीं होती है। वहीं इस एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ कि निश्चित ही हिंदू सिखों पर जो वहाँ पर पाकिस्तान में एक तरह से उनका उत्पीड़न वहाँ पर हो रहा है, तो निश्चित ही हमारे जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्हें इसमें दखल देनी चाहिए और एक प्रकार से एक घोषणा कर देनी चाहिए कि जो वहाँ पर हिंदू और सिख हैं वो भारत में आने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उन्हें एक तरह से न्योता देना चाहिए, जो वहाँ पर हिंदू और सिख रह रहे हैं उन्हें भारत में आने का शरणार्थी, एक तरह से हम कह सकते हैं शरणार्थी के रूप में शरण देने के लिए उनसे कहना चाहिए। तो जिससे कि जो हमारे वहाँ पर रह रहे हिंदू और सिखों के हैं उनका उत्पीड़न होने से उन्हें बचाया जा सके, और जो उनकी लगातार जनसंख्या घट रही है उससे भी हम बच सकें। तो इस प्रकार की जो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी है, जिसका कि हेडलाइन थी पाकिस्तान में हिंदू सिख निशाने पर क्यों हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी अंतिम एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो कहानी छोटी सी कहानी मैं आपके सामने निरंतर रखता रहा हूँ, तो यह कहानी है जो इसका शीर्षक है अहंकारी नहीं विनम्र बने। तो इस कहानी का जो शीर्षक जैसे कि शुरू में ही ज्ञात हो गया है, अहंकारी नहीं विनम्र बनने की एक तरह से सीख दी गई है इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अहंकारी नहीं विनम्र बनना चाहिए। और इस कहानी की शुरुआत में जैसे कि एक साधु होता है और वह साधु कहीं से गुजर रहा होता है, और जब साधु एक जगह से गुजर रहा होता है तो वह एक पेड़ को देखता है और कुछ झाड़ियों को देखता है, और जब एक पेड़ को देखता है और कुछ झाड़ियों को देखता है तो वह उस पेड़ और झाड़ियों से उनके हालचाल पूछता है। और तो पेड़ बड़े ही गर्व से कहता है कि वे बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और बड़ी मौज में आनंद में जीवन जी रहे हैं। तो वहीं झाड़ियाँ भी कहती हैं कि वे भी प्रभु कृपा से अच्छा जीवन यापन कर रही हैं। और इसी प्रकार जब कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से वह साधु उसी पेड़ और झाड़ियों के बीच से गुजरता है तो देखता है कि जो वह पेड़ है वह टूटकर गिर गया है, और जबकि झाड़ियाँ बिल्कुल जो कि तो वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। तो इसका कारण पूछते हुए कहता वह झाड़ियों से पूछता है कि यह किस प्रकार हुआ। तो झाड़ियाँ बताते हुए कहती हैं कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर तूफ़ान आया था, भयंकर तूफ़ान में यह पेड़ इस प्रकार से गिर गया है, जो कि अकड़ के कारण हम कह सकते हैं कि अपने अहंकार के कारण यह सीधा ही खड़ा रहा, जबकि यह झुका नहीं। और अगर ये झुक जाता तो इसे गिरना ना पड़ता। जबकि हमें अपनी तुच्छता का भान था, तो तूफ़ान आते ही हमने सिर झुका लिया। तो इस प्रकार से झाड़ियों ने अपनी जो बात है उसे साधु के सामने रखा। तो इसके बाद साधु उसकी झाड़ियों की इस बात को सुनकर समझ गया कि निश्चित ही अहंकार और नम्रता के अंतर को विचार करते हुए साधु अपने रास्ते आगे बढ़ गए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि साधु उन झाड़ियों की बात सुनकर समझ गया कि जो अहंकारी होते हैं वह पेड़ की तरह ही गिर जाते हैं, और जो विनम्र होते हैं वह झाड़ियों की तरह ही निरंतर खड़े रहते हैं और लोगों को सुख पहुंचाते रहते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपसे विदा लेते हुए इस एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से या जो भी खबरें मैंने आपके सामने रखी इसके माध्यम से आपसे विदा लेते हुए यही आशा करता हूँ कि ये जो कुछ खबरें हैं, चाहे वो देश अंतर्राष्ट्रीय खबरें रही, चाहे वो देश विदेश की खबरें रही, यह निश्चित ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। तो इसी प्रकार अंत में आपसे विदा लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप निरंतर बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में और लाभ उठाते रहिए एडिटोरियल एनालिसिस और अन्य मुख्य खबरों का या अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तो चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।